चलो आज हमें क्या पढ़ना है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यही पढ़ना है, ठीक है। ये क्या है? 1.2 का पहले वाला है। अब बात नहीं करो। अभाज्य गुणनखंड का नाम सुने हो? चाहे गुणनखंड का और गुणनखंडन का। ये क्या लिख रही है? सुनो, गुणनखंड निकालना जानते हो ना? हम एक संख्या लेते हैं 24, ठीक है। इसका गुणनखंड कौ प्रकार से हो सकता है? एक को लिख सकते हैं 2 गुने में 12 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? हाँ, 3 गुने में और कुछ लिख सकते हैं। और कुछ हो? और कुछ लिखेंगे? हाँ 24 गुना 1। अच्छा चलो 24 गुना 1 लिख देते हैं। और टूटेगा, हम सबको और तोड़ते हैं। ये सब गुणनखंड है। 24 का गुणनखंड 2 गुने 12 भी, 3 गुने 8 भी, 4 गुने 6 भी, 24 गुने 1 भी सब है। हम इनको आगे तोड़ते हैं। इससे क्या प्राप्त होगा? 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 3। 2 वाला 2 है, 2 दूनी के 4 3 12 हो गया ना। अब देखो हम इसको तोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हुआ है? 3 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2। हम इसको भी तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? 2 गुना में 2 और इसके लिए 2 गुना में 3। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। 24 के लिए 2 2 दूनी का 4 दूनी का 8 और 3 का 24 गुना 1 लिखेंगे चाहे छोड़ भी देंगे, ठीक है। मान लो कि लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं गुणनखंडन। इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी क्या बोलते हैं? गुणनखंडन। हम 2 को बोलेंगे कि 24 का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब 12 को भी क्या बोलेंगे? 24 का गुणनखंड है। हम सिंपल में ऐसे भी बोल सकते हैं कि 24 का गुणनखंड 2 गुने 12 है, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा सही ये होता है कि 2 का गुणनखंडन है 2 गुने 12। अरे समझ में, गुणनखंड 2 होगा, 12 होगा, 3 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 6 होगा। नीचे भी गुणनखंडन दिया गया है ना। तो ऊपर वाले गुणनखंडन में और नीचे वाले गुणनखंडन में क्या अंतर है? कोई बताएगा? नीचे वाले सभी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंडन। और इसमें का जो एक एक है उसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसमें जितना लिखे हैं सब में क्या है? सब में सब अभाज्य संख्या है। एक में इसमें है 1, इसको हटा देते हैं। अब जितना नीचे है इसमें क्या हो जाएगा? सब में कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। इसमें 2 है अभाज्य, 3 है अभाज्य, इसमें भी 3 और 2 अभाज्य। सब में क्या है? अभाज्य। इसलिए जितने भी नीचे लिखा गया है उस सबको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। उस एक एक को बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। लेकिन ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे? नहीं, सिर्फ बोलेंगे गुणनखंडन, क्योंकि इसमें 12 जो है अभाज्य नहीं है, भाज्य है। आ रहा है समझ में? अब देखो 24 का हम गुणनखंड किए थे तो किस प्रकार से किए थे? 4 प्रकार से। लेकिन 24 का जब हम अभाज्य गुणनखंडन किए हैं तो देखो उसमें क्या है? 3 गो 2 एह में एगो 3, 3 गो 2 एह में एगो 3, 3 गो 2 एगो 3, 3 गो 2 एगो 3। इससे ये समझ में आ रहा है कि एक संख्या का गुणनखंड तो कई हो सकता है, लेकिन जब उसका अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो एक ही प्रकार का प्राप्त होगा। अरे समझ में? अलग अलग प्राप्त हुआ ना, 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6, 24 गुना 1। लेकिन उसका जब हम अभाज्य गुणनखंडन किए तो सब में वही आ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय।
अभी जो बताए हैं इसी को क्या बोलते हैं? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। हम कुछ और ले लेते हैं, हम 24 लेंगे, 24 नहीं 48। 48 को बहुत प्रकार से बांटा जा सकता है, जैसे हाँ 24 × 2, और बताओ 16 × 3। हम दो ही लेते हैं, दोनों अलग अलग है ना, लेकिन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 और गुना में 3। ये 24 के लिए हई है 2। फिर इसको करेंगे तो 2 × 2 × 2 ये 16 के लिए, और ये 3। हम 48 का गुणनखंड किए तो अलग अलग आया, 24 × 2 16 × 3, और भी आ सकता है बहुत सारा। लेकिन जब 48 का हम अभाज्य गुणनखंडन किए तो क्या मिल रहा है? 4 × 2 = 3, 4 × 2 = 3। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी संख्या होता है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वह एक ही प्रकार का आएगा। उसका गुणनखंड कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितने प्रकार का होगा? एक प्रकार का। और इसी को क्या कहते हैं? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। आ गया समझ में? अब चलो, जब समझ में आ गया है ना, तो बहुत प्रकार से इसका परिभाषा बन सकता है। किसका? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के परिभाषा बहुत प्रकार से बन सकता है। जैसे कोई ये बोल सकता है, अगर एक वाक्य एक शब्द में बोला जाए कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, तो बोल देना है कि अभाज्य गुणनखंडन से संबंधित है ना। अगर दो शब्द में बोलेगा तो बोल देना है अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड। अद्वितीय का मतलब उसका एक संख्या का एक ही अभाज्य गुणनखंड होगा। और शब्द बढ़ाना है तो बोल दो कि एक संख्या का एक ही अभाज्य गुणनखंडन। आ रहा समझ में? तो ये सब एक शब्द का, दो शब्द का, तीन शब्द का, चार शब्द का परिभाषा है। अगर समझ में आया है तो तुम कैसे भी बोल सकते हो। आ रहा समझ में? ऐसे फूल में ऐसे बोला जाता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन एक ही होता है, ऐसे बोला जाएगा। या फिर बोला जाएगा कि अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन निकाला जाए और उसका क्रम का ध्यान नहीं दिया जाए तो एक संख्या का एक ही अभाज्य गुणनखंडन होगा। कई प्रकार से बोला जा सकता है। या फिर बोला जा सकता है कि हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा देंगे तो उसका एक ही क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त होगा। परिभाषा कई होगा, लेकिन मूल में एक ही रहेगा कि एक संख्या है तो उसका एक ही अभाज्य गुणनखंड होगा। आ रहा समझ में? तो ये समझ लो, और बाकी सब तो कैसे भी बोला जा सकता है जब परिभाषा का बात होगा। तो आ गया समझ में ना इसका? अभाज्य गुणनखंड अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, समझ में आ गया? क्या बताए हैं कि एक संख्या का एक ही अभाज्य गुणनखंडन होगा। लिखवा दें? चलो थोड़ा सा लिख लो, इसमें जो दिया गया है लिखो तो। हेडिंग डालो, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। वही है, हो गया हेडिंग ना? चलो लिखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन
यह गुणनखंडन क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। ये इसका परिभाषा हो गया, लेकिन बोलने के लिए बहुत प्रकार से बता दिए हैं। एक शब्द में कैसे बोलना है, दो शब्द में कैसे बोलना है, और सबसे इसका फेमस होगा वही 4 शब्द का होगा, एक संख्या एक गुणनफल। मोदी जी का बहुत सारा नारा आया है, सुने हो, एक देश एक कार्ड, एक प्लेटफार्म एक उत्पाद, ऐसा बहुत सारा है। तो उसी प्रकार ये भी परिभाषा याद रख लेना, क्या, एक संख्या एक गुणनखंडन, क्योंकि एक संख्या का एक ही गुणनखंडन होगा अगर अभाज्य हो तो। ये समझ में आ गया ना। चलो अब इसका उपयोग देखते हैं। तो उपयोग में उदाहरण संख्या 5 है। उदाहरण 5 में बोल रहा है, सुनो ध्यान से, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 4 का पावर n है, ठीक है। और सुनो ध्यान से, अगर n का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 4। n का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 16। n का मान 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 64। n का मान हम बढ़ाते जाएंगे, संख्या बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या हम n का मान बहुत बढ़ाते चले जाएं आगे तो कोई ऐसा मान आएगा जिसका लास्ट में क्या आ जाएगा, 0, या फिर वो 5 से विभाज्य होगा। ऐसा कोई है, क्या बोल रहे हैं, जिसके शून्य पर समाप्त हो। यही कि हम n का मान बढ़ाते जाएंगे, संख्या बढ़ते जाएगा। जैसे 4 आया, दूसरे 2 रखेंगे तो 16, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 64। हम n का मान बढ़ाते जाएंगे, संख्या बढ़ते जाएगा। तो n को बढ़ाते जाएंगे तो क्या ऐसा मान संभव है जो वो शून्य पर समाप्त हो जाए, संभव है, काहे नहीं है, बताओ काहे नहीं है। यही क्वेश्चन है, इसी को साबित करना है, काहे नहीं है बताओ, यही कारण देना है। देखो इसका हल कैसे होगा, चाहे कैसे साबित होगा। कोई भी संख्या है अगर वह 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसमें 10 से भाग लग जाएगा ना। जैसे मान लेते हैं कि 40 है, इसमें 10 से भाग लगेगा, 510 है, इसमें 10 से भाग लगेगा, कितना है, इसमें 10 से भाग लगेगा। कोई भी संख्या है अगर लास्ट में 0 है तो किससे भाग लग जाएगा, 10 से। और जिसमें 10 से भाग लग जाएगा उसमें 5 से भी भाग लग जाएगा, लगेगा ना। हाँ, तो इसी का उपयोग करके इसका हम हल करेंगे। चलो देखो, लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो वह 5 से विभाज्य होगा ना। कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रहा है तो क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, 10 से विभाज्य होगा, और 10 से विभाज्य होगा तो क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। दूसरा बात, यदि कोई संख्या 10 से या 5 से विभाज्य होता है तो उसके गुणनखंड में 5 या 10 आएगा। जैसे 40 किससे विभाजित होगा, 10 से होगा ना। तो हम 40 को 4 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। तब निष्कर्ष निकलेगा कि 40 4 से और 10 से विभाजित हो रहा है। हम आगे इसको तोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 गुणे 2, इसके गुणनखंड में क्या आया, 5। तब हम बोलेंगे कि ये जो है 40 5 से विभाजित होगा, यानी उसके गुणनखंड में वो संख्या आएगा, तब ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो उस चीज से विभाजित होगा। तो ये संख्या यदि 5 से विभाजित होगा तो उसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए ना। हाँ, तो हम लिखेंगे विभाजित होगा। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो वह 5 से विभाजित होगा तथा उसके अभाज्य
गुणनखंडन में 5 आएगा, आएगा ना, 5 आएगा तभी तो विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 के पावर n है ना। 4 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर n, 2 2 निकल 4 हो जाएगा, और 2 को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 2n। इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि 4n, n का मान हम कितना भी कर दें उसमें क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 आते जाएगा। 4 का पावर n करेंगे तो उसमें क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, उसमें 5 कहीं आएगा नहीं आएगा, और 5 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा नहीं होगा। अब जब 5 से विभाजित नहीं होगा तो वो क्या चीज से 10 से विभाजित नहीं होगा, और जब 10 से विभाजित नहीं होगा तो उसका अंतिम अंक 0 नहीं होगा। आ रहा समझ में, यही लिख देंगे यहाँ पर 4n बराबर 2 के पावर 2n। अर्थात 4 के पावर n के गुणनखंडन में सिर्फ 2 है, 5 नहीं। इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसका अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता। कहानी समझ गए? तो कहानी समझ गए ना, तो हम जैसा लिखे हैं वैसा लिखना जरूरी नहीं है। परीक्षा में जो समझे हो अपने मन से लिख देना, लेकिन ये सब बात लिखना है। आ रहा समझ में? चलो उतारो। चलो आगे देखो, उदाहरण संख्या 6। इसमें बोल रहा है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ज्ञात करने आता है 6 और कितना है 20, इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ तथा में एलसीएम। किसका उपयोग करके, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में गुणनखंड निकालने का क्या तरीका होता है, 6 लिखेंगे ऐसे करते जाएंगे, कॉमर्स में जाएगा, अब जाएगा नहीं, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में 3, अब 20 का निकालेंगे रफ में, तो 20 के लिए 2 से भाग ले जाएंगे ना, 2 से, सबसे छोटा 2 है इसलिए 2 से ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, फिर किससे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और आगे जाएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, 20 बराबर 2 गुना में 5। हम पहले निकालते हैं क्या, HCF। HCF बराबर क्या होगा, कैसे ले, HCF में क्या लेते हैं, हाँ HCF में वो चीज लेते हैं जो सब में कॉमन है। यहाँ पर 2 है ना, 1 2, अब 3 का निकालना होता है या 4 का, 5 का, कितना भी का हो सकता है। तो HCF में हम वो चीज लेते हैं जो सब में कॉमन होता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2, तो HCF क्या हो जाएगा 2। उसके बाद आता है LCM। LCM में क्या लेते हैं, उस LCM में वो चीज लेते हैं कि कोई भी नया चीज है, सुनो, कोई भी नया चीज है या कोई भी संख्या है तो उसका अधिकतम घात या अधिक बार जितने बार आया है उसका लेते हैं। जैसे इसमें कौन कौन नया नया संख्या, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो का है 5, तो हम 2 3 5 लेंगे। इसमें क्या क्या है, यही ना 4 गो है, नहीं 3 गो है, 2 3 और 5, तो हम सबका लेंगे, लेकिन उतना लेंगे कि वो अधिकतम घात में हो। जैसे हम 2 लेते हैं तो 2 इसमें कब आ रहा है,
एक बार। इसमें कब बार आया है? 2 बार। तो दो कब बार लेंगे? 2 बार। अधिकतम वाला लेते हैं तो 2 ले लेंगे कब बार? 2 बार। अब क्या है? 3। 3 इसमें कब बार है? इसमें कब बार है? एको बार नहीं। तो कौन अधिक हुआ है ना? 1 ना अधिक हुआ। तो 3 कब बार लेंगे? 1 बार। 5 है ना? तो 5 इसमें कब बार है? 0 बार। कोई भी बार नहीं है इसमें, 1 बार। तो 1 ना अधिक हुआ, इसमें क्या लेंगे? 5। तो हमारा एचसीएफ बराबर 2 हो गया और एलसीएम बराबर क्या हो गया? 5 3 आई 15 दूनी 30 दूनी का 60। आ गया समझ में? इसके लिए और एक बताए थे कि यहां से पकड़ना है। ई है हजारपति का है, ए से 1000 होता है ना, ये हजारपति है। ए से है ई का लखपति। आ गया समझ में? तो ये हजारपति धनी होता है कि लखपति धनी होता है? हाँ। तो एसीएफ है गरीब का सरकार। सुनो, एसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है? धनी का सरकार। एसीएफ में गरीब का, सुनो, गरीब का सरकार है, इसमें वही चीज लिया जाता है जो सबके पास हो। अगर गरीब के पास 1 रुपया है तब चंदा में कितना कितना लिया जाएगा? 1 रुपया ही लिया जाएगा। मतलब सबसे लेना है, जो सबके पास होगा वही लेना है। लेकिन ये जो है धनी का सरकार है, इसमें सबसे बेसी का जिसके पास होता है ना वही ले लिया जाता है। हेकरा से पूछा जाएगा एकरा भी 2 कगो है? एक ही ना। हेकरा भी 2 भाई बेसी का है ना, धनी है ना, तो 2 बार ले लिया जाएगा। एकरा पार है 3 गो, एकरा भी एको नहीं है तो ये वाला ले लिया जाएगा। 5 का भी एगो है, एकरा भी एको नहीं है तो 5 ले लिया जाएगा। अगर 5 इसके पास एगो है, इसके पास 3 गो 5 रहता तो किसका लिया जाता? धनी वाले का। 5 में ये धनी होता उसका 3 लिया जाता। आ गया समझ में? चलो इसको उतार लो। चलो आगे देखो, उदाहरण 7 है, यही वाला है। 96 है और एक है 404। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम, यही ना। चलो 96 का क्या हो जाएगा? 96 का निकालेंगे तो 2, ये 48, ये क्या हो जाएगा? 2 24 और ये हो गया ना। तो 96 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 8 दूनी 16, 48, 2 दूनी 4 8, 5 गो ना, हो गया ना। 32 3 96। चलो अब इसका निकालेंगे 404 का। क्या हो जाएगा? 202, 101। आगे क्या? 7 से जाएगा? 101 जाता है किसी से? 101 नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा? नहीं जाता है। तो सुनो, 404 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने में 101 हो गया ना। अब निकालना है एचसीएफ। बताओ क्या होगा? दोनों में 2 है, 101 दोनों में है, नहीं लेंगे तो 2 लेंगे। 2 को बार लेंगे तो इसमें है 5 बार, इसमें है 2 बार। हई वाला गरीब है, इसी का लेंगे। 2 गुने में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम, इसमें धनी का सरकार है तो धनी वाला लेते हैं। हई में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 गो है, इसमें 5 गो है, तो कौन वाला लेंगे? 5 वाला। 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 लिखेंगे ना। 3। 101 है, इसमें नहीं है तो लिखेंगे ना। हाँ 101। अब इसका गुना करो, कितना हो रहा है? कितना आएगा? 96
चलो 96 96 दो दूनी के 4 4 दूनी 8 16 16 दूनी 32 32 तिया 96 101 96 96 ठीक है। हाँ सर ठीक है। चलो आगे उदाहरण 8 देखो, इसमें भी वही है 6 72 और 120 का LCM और SCF। चलो 6 का क्या होगा, 6 का 2 गुना 3 होगा ना। 72 का क्या होगा, 2 गुने 2 गुने में 3 और गुने में 3 कितनी का 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 एक और 2 हो गया ना। चलो 120 का क्या होगा, एगो 2 तो 60 हुआ, एगो 2 तो 30 हुआ, एगो 2 तो 15 हुआ, एगो 2 तो 3 हुआ, एगो 5 हुआ। यही ना है। चलो अब SCF में क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, 2 सब में है ना, यहाँ कगो 3 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ एगो, तो कगो लेंगे एगो। 3 सब में है, हाँ 3 सब में है, एकरा भी एगो, एकरा भी 2 गो, एकरा भी एगो, कगो लेंगे एगो। 5 सब में है, नहीं है तो नहीं लेंगे। ये कितना हो जाएगा 6। और देखो और एक क्या होता है LCM। LCM है ध्वनि का सरकार। अब देखो 2 है ना इसमें, तो एक बार इसमें 3 बार, इसमें क बार 3 बार, तो क बार लेंगे 3 बार ध्वनि वाला लेंगे। अब देखो 3 इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, क बार लेंगे ध्वनि वाला 3 गुने 3 2 बार लेंगे। 5 इसमें 1 बार, एको बार नहीं, एको बार नहीं, क्या बार लेंगे 1 बार। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 का 24 और 24 दिया 72, 5 कितना हो जाएगा, ऐसे लेके आओ। 15 दूनी 30, 30 90 और 9 चौका 36, 360। चलो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 1.2 का जो बेसिक था और उदाहरण था सब खत्म हो गया। और घर से तुम लोग क्या 1.2 का सारा क्वेश्चन बना के लाना, ठीक है ना। चलो।